हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार आपको इजराइल फिलिस्तीन जंग की कवरेज और कुछ जानकार लोगों से मुलाकातें करा रहा है ताकि आप कुछ गहराई से मालूमात हासिल कर सकें। मैं पूरी कोशिश करता हूं, कई बार तेहरान से, अंकारा से, बैरूत से, मुख्तलिफ मकामात से, पिछले दिनों मॉस्को से भी बात हुई थी, एक कॉन्फ्रेंस वहां पर हो रही थी। मीडिया स्टार वर्ल्ड पूरी कोशिश ये कर रहा है कि सारी हकीकतें, हर तरफ से जो कुछ इंफॉर्मेशन आ रही है वो आप तक पहुंचाई जा सके। आज हमारे खास मेहमान हैं डॉक्टर तस्नीम रहमानी साहब, जो मुस्लिम पॉलिटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट हैं और बहुत ही फाल, एक्टिव और बहुत ही बारीकी से नजर रखते हैं और इस सिलसिले में कई कॉन्फ्रेंसों में भी शरीक हो चुके हैं इस जंग के शुरू होने के बाद से। तस्नीम रहमानी साहब से इस बार जरा कुछ उनकी मसरूफियात की वजह से जरा बीच में गैप ज्यादा हो गया, लेकिन हमारी पूरी कोशिश रहती है कि उनसे राब्ता बना रहे, बातचीत आप तक पहुंचाई जाती रहे। डॉक्टर तस्नीम रहमानी साहब, मैं सीधे सवाल की तरफ जाना चाहता हूं। वो ये कि 10 महीने गुजर गए और अब हालत ये है कि दो बड़े रेजिस्टेंस लीडर्स के इजराइल के जरिए कत्ल के बाद में इजराइल एक मुसलसल तैयारी की हालत में, धमकी है कि बड़ा हमला होगा हिजबुल्लाह की तरफ से भी और ईरान की तरफ से भी। इस वक्त एंटनी ब्लिंकन भाग दौड़ कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं किसी तरह से सीज फायर हो जाए, या दूसरे तरीके से, चूंकि वो हमेशा उसका दोगला चेहरा रहता है, वो बंद कमरे में क्या कहते हैं और मीडिया के सामने क्या कहते हैं, इस पर यकीन नहीं आता। आपको अब जंग की सूरत हाल और उसके साथ साथ एक तरफ जिद नेतन्याहू की, दूसरी तरफ जंग बढ़ने का खतरा, इस बीच में आप इसको कैसे देखें? देखिए, मुझे लगता नहीं है कि जंगबंदी अभी बहुत करीब है। इसलिए कि जो आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया नेतन्याहू की ज़िद, वो जंगबंदी के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है। अभी जो नया फ़ॉर्मूला बिल क्लिंटन एंटनी ब्लिंकन लेके इस खित्ते में घूम रहे हैं, उस फ़ॉर्मूले को तो हमास ने ख़ारिज कर दिया, क्योंकि तक़रीबन ख़ारिज कर दिया, क्योंकि उनका मानना है कि ये मई के महीने में जो लेकर आए थे फ़ॉर्मूला जंगबंदी का, ये उससे मुख्तलिफ है। ये अमरीकी फ़ॉर्मूला नहीं है, बल्कि इस्राएली फ़ॉर्मूला है, जो एकतरफ़ा तौर पर इस्राइल को फ़ायदा पहुँचाए। और हमास इस पोज़ीशन में आज है कि वो किसी के डिक्टेट्स को फ़ॉलो करने उसे कबूल नहीं होगा किसी भी सूरत में। ख़ास तौर पर अभी जो एक नई बात शुरू की है इस्राइल ने, कि जो राहदारी ये फिलेडेल्फी की जो राहदारी है, जिसे पहले एक सलाहुद्दीन अय्यूबी राहदारी भी कहा जाता था, ये उस पर अब अपना कब्ज़ा करना चाहते हैं। तो रफ़ा क्रॉसिंग के बिल्कुल करीब ये 14 किलोमीटर की इस राहदारी पर अगर कब्ज़ा कर लें, जो 1989 के बाद से 2006 तक मुख्तलिफ वायदों के तहत खुली रही थी, यानी वो खुली ये क्या रही थी, मिस्र के कब्ज़े में थी और मिस्र के फौजी उसमें पेट्रोलिंग किया करते थे। अभी ये मिस्र से लेके और इस्राएली फौजियों के कब्ज़े में देना चाहते हैं। तो ये तो शर्त मिस्र को भी कबूल नहीं है, क्योंकि ये इलाका तो मिस्र का इलाका है, जो 14 किलोमीटर की राहदारी है, 100 मीटर चौड़ी है। ये बिल्कुल जो आपका करम सलाम से लेके रफ़ा के बीच 14 किलोमीटर का बॉर्डर एक रोड है। इस रोड पर पेट्रोलिंग करता था अभी तक मिस्र 79 के मुआहदे के तहत। अब इस्राइल कह रहा है नए मुआहदे में कि इस पे जो है पेट्रोलिंग हम करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि जो रही-सही कसर है रफ़ा क्रॉसिंग पे, जो थोड़ा बहुत इन्फिल्ट्रेशन के ज़रिए गज़ा के लोग आते-जाते हैं, आप पूरा का पूरा दम घोट देंगे गज़ा का। तो इसको हमास कैसे कबूल कर सकता है? तो ऐसी शर्तें इस्राइल की जानिब से रखना जो हतक-आमेज़ हों और पुरतज़दीक हों, और जिनसे हमास को मुस्तक़बिल में मज़ीद नुकसानात उठाने का ख़दशा हो। हमास के लोग कोई ऐसा तो है नहीं कि वो बिल्कुल जाहिल लोग हैं और समझदार नहीं हैं, बहरहाल
45 साल से वो लोग हालत जंग में हैं और कई जगह से पहले लड़ चुके हैं और अब 10 महीने से डू एंड डाई की बैटल वहाँ हो रही है। उस हालत में क्या वो इतना नहीं समझते हैं कि रफ़ा से शारा सलाहुद्दीन अय्यूबी तक अगर रास्ता बंद होता है, तो क्या सूरत-ए-हाल होगी? तो ये ऐसी शर्तें हैं जिसे इस्राइल भी जानता है कि हमास कबूल नहीं करेगा। तो अपने सिर से इल्ज़ाम हटा के हमास के सिर जंगबंदी रोकने का इल्ज़ाम लगाने की ये कोशिश है, जिसे सारी दुनिया समझती है। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू का मसला ये है कि गज़ा में जंगबंदी बेंजामिन नेतन्याहू की मौत के मुतरादिफ है। तो ज़ाहिर है कि वो आँखों देखे मौत को कबूल नहीं कर सकते। इसलिए वो और दूसरी तरफ अमेरिका और यूरोपियन यूनियन को ये खदशात बहरहाल हैं कि हिज़्बुल्लाह और ईरान की जानिब से बराह रास्त अगर अटैक होता है, तो खित्ते में अमरीकी मफादात बराह रास्त या बिलवास्ता तौर पर यकीनी तौर पर मुतासिर होंगे। यानी जो मगरिबी एशिया के दीगर ममालिक हैं, वो इस जंग से अछूते नहीं रह पाएँगे और एक तरफ वो अछूते नहीं रहेंगे, दूसरी जानिब जो खुल्लम-खुल्ला अमरीकी हिमायत ये ममालिक करते हैं, उनको बहुत सी जगहों पर उस हिमायत को रोकना पड़ेगा और बहुत से कंप्रोमाइज़ेज़ करने पड़ेंगे। तो ये जो खदशात यूरोपीय दुनिया के और अमेरिका के हैं, वो उन्हें मजबूर कर रहे हैं कि वो इसराइल को किसी सूरत आमादा करें। लेकिन जैसा कि एंटनी ब्लिंकन ने भी कहा कि जंगबंदी की ये आखिरी कोशिश है। 9 मर्तबा ये आ चुके हैं जंगबंदी का प्रपोज़ल लेके, कामयाब नहीं हुए। मुझे नहीं लगता कि अभी इस सूरत-ए-हाल में भी जबकि इसराइल के मुबैय्यना अहदाफ अभी तक पूरे नहीं हो पाए हैं। मसलन उन्होंने कहा कि हमास को ख़त्म करना हमारा हदफ है। तो हमास तो ख़त्म नहीं हो रहा। इस्माइल हानिया की मुजरिमाना शहादत अंजाम देने के बावजूद अब आप देखिए याहिया संवार साहब ने फौरी तौर पर क़यादत सँभाल ली। अब एक बहुत बड़ा फ़र्क है यहाँ जो नाज़रीन को समझना चाहिए कि इस्माइल हानिया साहब एक पॉलिटिकल डिप्लोमैटिक लीडर थे। वो सियासी रहनुमा थे, इसके साथ सिफारती सतह पर वो बहुत एक्टिव, बहुत सरगर्म थे और उसकी वजह से हम देखते हैं कि 10 महीने में पूरी की पूरी दुनिया में फ़लस्तीन के हक़ में राय आम्मा हमवार हुई है। ये हिकमत अमली थी इस्माइल हानिया साहब। इससे बिल्कुल मुतज़ाद याहिया सवार साहब एक फ़ौजी कमांडर हैं। आर्मी के वो मिलिट्री लीडर हैं और अब जो नई हमास की क़यादत है, तो जो तब्दीली आएगी हमास में, वो टोटली मिलिट्रीली होगी। हुँ। इस्माइल हानिया साहब के ज़माने में अगर वो डिप्लोमैटिक फ्रंट पे बहुत एक्टिव थे, तो ये जो मिलिटराइज़ेशन है, हमास का मिलिटराइज़ेशन मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो रहा है। तो इस स्ट्रॉन्ग हालत में ये कहना कि बातचीत के लिए हमास दब जाए और इस्राइल की शराइत पर कर ले, ये किसी सूरत भी मुमकिन नहीं है। दूसरी तरफ इस्राइली फ़ौज ने खुद आज ही ये एतराफ़ किया है और पहले भी मुख्तलिफ ज़रायों से ये एतराफ़ किया जाता रहा है। आज उसका इआदा फिर किया है इस्राइली फ़ौज ने ट्विटर या एक्स पे कि जंग के ज़रिए यरगमालियों को आज़ाद कराना एक नामुमकिन अमर है और कल ही उन्होंने 6 लाशें भी बरामद की हैं यरगमालियों की, जो वहाँ या तो कुदरती अमवात की वजह से वो कुदरती मौत हुई या उन्होंने फरार की कोशिश की और वहाँ से वो उनको लाशें उन्होंने हैंडओवर तो नहीं की, इंडिकेट कर दिया और ये आके अपने यरगमालियों की लाशें उठा के ले गए। ऐसी सूरत में जब एक अपर हैंड है हमास का, इस जंग में शुरू से अपर हैंड हमास का है। इस्राइल का जितना है एक बावले फ्रस्ट्रेटेड बिल्कुल ही एक बौखलाए हुए इंसान जैसा उनका फ्रस्ट्रेशन है जो जिसमें वो सिर्फ बारूद का अकल का नहीं, बारूद का इस्तेमाल करके फ़लस्तीनियों का कत्ले-आम, जिनोसाइड वो कर रहे हैं और हासिल उन्हें कुछ भी नहीं हो रहा। ऐसे में गुफ्तगू को जारी रखना ये अमेरिका और यूरोपीय यूनियन की एक तरजीह हो सकती है उनकी प्रायोरिटी, लेकिन इस्राइल की भी ये तरजीह हो, ये ज़रूरी नहीं है। अच्छा तस्लीम रहमानी साहब पिछले कुछ हफ्तों में चूँकि हमारी बात आपसे काफ़ी दिन के बाद हो रही है, गैप ज़्यादा हुआ, डिफेंस मिनिस्टर भी नेतन्याहू के खिलाफ खुल कर के बोल रहे हैं कि
انہوں نے کہا کہ حماس کو نہیں ہرایا جا سکتا، حماس ایک نظریہ ہے. ان کے کئی ہفتے پہلے کہی تھی. اب تو حالت یہ ہوئی ہے کہ کل ایک ویڈیو سامنے آئی جس میں بن غویر نارتھ اسرائیل میں کہیں تھے، خود یہودی اس کو آواز لگا رہے تھے ٹیررسٹ بن غویر اس پر باقاعدہ حملہ کیا، ٹوٹ پڑے. اور اس طرف ایسی حالت میں ایک اور بھی بیچ میں خبر آئی، آج بھی خبر ہے، ریگولر آ رہی ہے اسرائیلی میڈیا میں، کہ جو نیگوشیٹنگ ٹیم جو بھیجتے ہیں یہ بات چیت کرنے کے لیے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خود نتن یاہو ایک رکاوٹ بنے ہوئے ہیں. یہ جو ضد ہے فلاڈیلفی کوریڈور کی، اس کی وجہ سے یہ بات آگے نہیں بڑھ پا رہی. ایسی حالت میں جب معاملات اٹکے ہوئے ہوں، یحییٰ سنور کا ایک ویڈیو سامنے آیا ہے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ مجھے حالانکہ سیاسی لباس پہنا دیا گیا ہے، لیکن میں سارے تکلفات کو برطرف کر کے یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ غزہ کے لوگ نہ لڑائی میں کہیں پیچھے ہٹ پائیں گے، نہ قربانیاں دینے میں پیچھے ہٹ پائیں گے. کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم پیچھے ہٹ پائیں. جب لیڈرشپ اسرائیل کی وجہ سے ہی ایک طرح سے، اگر ان کی زبان میں کہا جائے کہ سخت گیر قسم کی لیڈرشپ ابھر کر کے آئی ہے حماس کی. اب تو جنگ بندی کے حالات ویسے بھی بظاہر سامنے نظر نہیں آ رہے. آپ کو کیا لگتا ہے؟ میں نے یہی عرض کیا کہ جنگ بندی کے حالات تو مزید مخدوش ہوئے ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ بہت جلدی جنگ بندی کا کوئی امکان ہو سکتا ہے، اور اس میں اسرائیل کی یہ منمانی شرائط ہی ایک ذمہ داری، اس میں ذمہ دار ہیں جو داخلی طور پر اسرائیل کے حالات ہیں. آپ سمجھیے کہ سیاسی طور پر وار کیبنٹ جو انہوں نے بنائی تھی وہ بھی بنیامین نتن یاہو کے خلاف ہے، جس کے شاخسانے کے طور پر وزیر دفاع کا استعفیٰ وہاں سامنے آیا. سڑکوں پر جو مظاہرے ہوتے رہے ہیں اسرائیلی سرکار کے خلاف وہ بھی سامنے ہیں، جو آپ ویڈیوز کا جن کا ذکر کر رہے ہیں وہ بھی سامنے. پلس اکنامیکلی اسرائیل کو بے تحاشا نقصانات روز افزوں ہو رہے ہیں. آپ دیکھیے کہ امریکہ اتنا بڑا حلیف بنا پھرتا ہے اسرائیل کا، اور مستقل وہ بار بار کہتے ہیں کہ ہر سطح پر اور ہر طرح سے ہم تعاون اور معاونت اپنی جاری رکھیں گے، جنگی بیڑے لا کے کھڑے کر رہے ہیں. لیکن انہوں نے اپنی تمام ایئر لائنز 1 سال کے لیے موقوف کر دی ہیں، بند کر دی ہیں اسرائیل میں بھیجنا. تو خود امریکہ اپنے جہاز، ہوائی جہاز بھی اور شپس بھی، تجارتی اور سفر والے وہ نہیں بھیج رہا. جرمنی، فرانس اور یورپین یونین کے بہت سے ممالک نے بھی اپنی پروازیں منسوخ کی 1 سال کے لیے. بھارت کی پروازیں بھی منسوخ ہوئی تھی ہیں وہاں پر. تو کتنا بڑا ان کے ایئر اسپیسیز میں خطرہ ہے کہ دنیا کی جو امپورٹنٹ ایئر لائنز ہیں انہوں نے سب نے تل ابیب جانے کے لیے اپنی پروازوں کو منسوخ کر دیا. دوسری جانب سمندر میں جو پورشن غزہ میں جہاں آپ نے حصار بنا رکھا ہے، اس سائڈ پر بھی سے کوئی بزنس نہیں ہو رہا. اور ادھر جو حوثیوں کی سائڈ ہے، جو بحر ہند سے جو پٹی جا رہی ہے، اس پٹی سے بھی کوئی کاروبار نہیں ہو رہا. تو آپ دیکھیے اکنامک ڈیواسٹیشن ابھی دکھائی نہیں دے رہا ہے کہ جنگ کی حالت میں سب ہیں، اور ایک پروپیگنڈا وار اس کے ساتھ چل رہی ہے جس میں اسرائیل اپنے آپ کو مزید طاقتور ہوتا ہوا دکھا رہا ہے صرف، اور ویڈیوز بنا بنا کے جاری کر رہا ہے. خود انڈین میڈیا کو دیکھیں تو وہ یہ کہتا ہے جیسے اسرائیل بڑا طاقتور ہو، لیکن جنگ بندی کے بعد اسرائیل کا کیا حال ہوگا، اندر ہو چکا ہے، وہ اس کے بعد دکھائی دے گا. اور شاید یہی وجہ ہے کہ وہاں کے عوام، جو مہنگائی وہاں بڑھ رہی ہے اور جو پریشانیاں پیدا ہو رہی ہیں، جس خوف کے سائے میں وہاں 75 لاکھ لوگ جی رہے ہیں، وہ خوف تو یہ ظاہر کر رہا ہے کہ اندر سے اسرائیل کتنا کمزور ہو چکا ہے. ایسے میں جنگ بندی کرنا سمجھداری اسرائیل کے حق میں ہے، لیکن بنیامین نتن یاہو کے ذاتی حق میں نہیں ہے. اور اقتدار انہی کے ہاتھ میں ہے. تو جب تک اقتدار ان کے ہاتھ میں ہے، جنگ بندی کی صرف ایک صورت ہے کہ بنیامین نتن یاہو کو سامنے سے ہٹایا جائے. جب تک ان کی سرکار نہیں گرتی، یا وہ خود سامنے سے نہیں ہٹتے، یا سپریم کورٹ ان کے لیے کوئی وہاں کا فیصلہ نہیں لیتا، تب تک مجھے نہیں لگتا کہ جنگ بندی کے کوئی مثبت حالات اس خطے میں بن سکتے. اچھا، اس بیچ میں جو ایران اور حزب اللہ کی طرف سے جو دھمکی ہے،
اس کے بارے میں اصل میں کچھ لوگ یہ کہنے کی بات کرتے ہیں کہ حزب اللہ تصویریں ہی کھینچ رہا ہے، ویڈیو ہی بنا رہا ہے، کچھ کرتا ہوا تو نظر نہیں آتا۔ ایران جو ہے وہ دھمکیاں دیتا رہتا ہے، اور کبھی کبھی تو کچھ لوگ شاید اس حد تک بھی کہہ دیتے ہیں کمنٹس میں کہ شاید اسرائیل اور ایران ملے ہوئے ہیں، یا بہرحال بڑی عجیب عجیب قسم کی باتیں۔ آپ کو کتنا یقین ہے کہ ایران اور حزب اللہ بڑے حملے کرے گا؟ اور اگر نہیں کر رہا ہے تو وہ کیوں نہیں کر رہے؟ اسرائیل سے خبریں یہ ہیں کہ وہ دن رات انتظار کر رہے ہیں، آنکھیں ان کی سوج گئی، سو نہیں پا رہے ہیں، اور وہ اس سے بھی بڑا نقصان ہے شاید جنگ ہونے سے۔ ایک اسرائیلی اخبار نے رپورٹ کیا ہے جس نے یہ کہا ہے کہ وہاں لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر بجلی کا جھٹکا اچانک لگ جائے تو جو لگنا تھا وہ لگ جائے، لیکن اگر ہر منٹ یہ پتا چلے کہ بجلی کا جھٹکا لگنے والا ہے اور کب لگے گا یہ پتا نہ ہو، تو یہ ایک عجیب بے چینی کی حالت ہے۔ کیا کچھ ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایران اور حزب اللہ کچھ بڑے حملے کریں گے؟ دیکھیے، یہ نفسیاتی جنگ جاری ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اسرائیل ایک نفسیاتی طور پر ایک جنگ میں ملوث ہے ایران کی جانب سے اور حزب اللہ کی جانب سے۔ عوام بھی ہر وقت مورد خطر میں ہے، اور حکومت بھی آنکھیں آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ منتظر ہے کہ جانے کب حملہ ہو جائے۔ تو نفسیاتی طور پر وار آف دی نروز تو ایران کی جانب سے اور حزب اللہ کی جانب سے چھیڑی ہی گئی ہے۔ دوسری بات یہ کہ آپ اسٹریٹجیکلی اگر غور کریں تو اسماعیل ہانیہ رحمت اللہ علیہ کی شہادت کے بعد یہ توقع اسرائیل کو بھی تھی اور ساری دنیا کو بھی تھی اور یورپین یونین کو بھی تھی کہ فوری حملہ کرے۔ تو ایک جنگی حکمت عملی ایک چیز ہوتی ہے، اگر فوری حملہ کیا جاتا تو اس کے جواب کی بھی تیاری فوری طور پر موجود تھی، اور کئی بیڑے تھے جو موو کر گئے تھے میڈیٹرینین سی میں امریکہ کی جانب سے بھی سب، تو اس کے بہت زیادہ نقصانات ہونے کا احتمال تھا۔ لیکن جب آپ انتظار کی حالت میں ہوں، یا آپ کو تھوڑا سا بھول پڑ جائے کہ شاید اب نہ ہو، یا شاید ہلکا حملہ ہو، یا شاید بعد میں کبھی ہو، جب آپ بے خبری کے عالم میں ہو، تو جو جنگ کیا ایک پرانے زمانے کی پرانی جنگ کی ٹرم ہے شب خون مارنا۔ شب خون مارنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس وقت غنیم کی فوج سو رہی ہو، دشمن کی فوج سو رہی ہو رات میں، اور بے فکر ہو کہ جنگ تو صبح ہی ہوگی، اس وقت اچانک حملہ کیا جائے تو اس شب خون کا دشمن کو شدید ترین نقصان ہوتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ جنگی حکمت عملی کا تقاضا یہ ہے کہ اسرائیل پر شب خون مارا جائے، جب وہ بالکل ایکسپیکٹ نہ کر رہا ہو تب اس قسم کے حملے کیے جائیں۔ اس سے پہلے تیاریوں کی ضرورت ہوتی ہے، تیاریاں پہلے سے بھی رہی ہوں گی، یقیناً کچھ نہ کچھ رہی ہوں گی۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ مجھے اور آپ کو ان تیاریوں کا کوئی علم ہو، اور اگر ہم جیسے لوگوں کو بھی علم ہو جائے تو پھر تیاریوں کا، خاص طور پر جنگ کی تیاریوں کا کوئی مطلب نہیں رہ جاتا ہے نا۔ تو یہ چیزیں تو صیغہ راز کی ہیں اور رہنی چاہیے، لیکن جو آپ نے اشارہ فرمایا کہ فوٹو، تو جب تک دشمن کے ہر ٹھکانے کی ایگزیکٹ انفارمیشن نہ ہو تب تک وہاں حملہ کرنا فضول ہے۔ کہ آپ بم مار بھی رہے ہیں تو آپ نے جنگل پہ بم مار دیا تو کیا فائدہ اس بم کا اور اس حملے کا؟ تو آپ بم مارے تو وہاں مارے کہ پورا کے پورے بموں کی فیکٹری ختم ہو جائے، تب تو آپ کو فائدہ ہے۔ تو انفارمیشن گیدر کرنا پلس اپنے حلیف پیدا کرنا، وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ مثلاً یہ کہ نیگوسیشن جو ابھی محمود عباس بھی روس گئے ہیں، دوسرے بھی حماس کے لیڈرز بھی گئے ہیں، روس کو اس کے لیے آمادہ کرنا کہ وہ اس جنگ کا شریک بنے، چین کو آمادہ کرنا کہ وہ جنگ کا حلیف بنے، دوسرے ویسٹ ایشین کنٹریز جو بالکل نکڑ پہ ہیں، جارڈن ہے اور مصر ہے، یہ ممالک اس جنگ میں کیسے ریئیکٹ کریں گے اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے، کیونکہ اسرائیل ایران کی سرحدوں کے بیچ کئی ممالک پڑ رہے ہیں۔ تو پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جارڈن نے اپنے ایئر اسپیسز کو بلاک کیا، جس کے نتیجے میں ایران کے حملے کے خاطر خواہ اثرات نہیں ہوئے، گو کہ وہ ان اسرائیلی سرحدوں کے اندر گئے اور انہوں نے کینسٹ کے اوپر پروازیں کی ان کے ڈرونز نے اور راکٹ نے۔ پھر بھی جارڈن کا اور مصر کا کیا رخ رہتا ہے، یا اور جو درمیان میں ممالک ہیں، اگر ان کے ساتھ کوئی اسٹریٹجک پارٹنرشپ نہیں بنتی ہے تو امیچور اٹیک سے نقصان فلسطینیوں کا بھی ہوگا، غزہ کے لوگوں کا بھی ہوگا، ایران اور حزب اللہ کا بھی ہوگا۔
تو इस जंगी हिकमत अमली को अवामी सतह पर डिस्कस करना या सोशल मीडिया की चीजों पर रिएक्ट करना, मुझे नहीं लगता कि ये जो लोग मामलात के बराह रास्त शरीक हैं, वो भी अपनी एक अकल और अपनी एक स्ट्रेटेजी रखते हैं। अब इसलिए बदगुमानी का शिकार हो जाना कि उन्होंने हमारी ख्वाहिश के मुताबिक फौरन हमला नहीं किया, ये मेरी ख्वाहिश है कि ईरान फौरन हमला कर दे, या आपकी ख्वाहिश हो सकती है कि ईरान फौरन हमला करे और खून का बदला खून फौरन ले ले। लेकिन क्या ये फीजिबल भी होगा और क्या ये रिजल्ट ओरिएंटेड भी होगा? ये तो जो जिसे हम कहते हैं कि हिकमत अमली साज, स्ट्रेटेजिस्ट, ये तो वो ज्यादा बेहतर समझते हैं। तो जिसका जो काम है, हम अगर उसी के ऊपर सुपुर्द कर दें, तो वो ज्यादा बेहतर है कि बजाय इसके कि हम अपनी ख्वाहिश के मुताबिक तबसरे और तनकीद और तनकीस करते रहें। ये बहुत ही अहम बात की है कि जो लोग मैदान में, जो लोग फैसले लेने वाले हैं, उन्हीं पर छोड़ देना चाहिए और जल्दी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए। अब से पहले भी जो 13 अप्रैल का हमला था, उसे अब तक भी इजराइल याद करता है। उनके जो कई आयरन डोम थे, उनको भी उन्होंने पार किया था। हत्ता कि जो उनका न्यूक्लियर प्लांट है, जहां हथियार हैं, उसके ऊपर से भी वो गुजरे थे और उसकी बाकायदा तस्वीरें भी आई थी। तो अभी जरा सब्र करें और मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूंगा कि जैसा कि तस्लीम रहमानी साहब ने कहा कि जल्दी नतीजा ना निकालें, उन पर उसे छोड़ दें। अच्छा, इस बीच में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतन्याहू से बातचीत हुई है फोन पर 15 अगस्त के आसपास, और उसमें बताया गया है कि बहुत से मामलात पर बात हुई है। इस बीच में बहुत सी रिपोर्टें ऐसी आ रही हैं कि भारत से भी कुछ असलहा, बारूद, ये सब जा रहा है इजराइल। इस सब को आप कैसे देख रहे हैं? अब जो कमजोर हुई मोदी सरकार है, क्या इसके लिए अपोजिशन को कोई आवाज नहीं उठानी चाहिए? क्या कांग्रेस, अपोजिशन, जो फिलिस्तीन की हामी कही जाती रही है, जैसे कि पार्लियामेंट में और बहुत सी चीजें रोकी जा रही हैं, क्या इस पर भी कोई बात, कहीं चर्चा कहीं सुनने में आती है क्या? नहीं, ऐसी कोई चर्चा सुनने में नहीं आ रही, जबकि आनी चाहिए। हम्म, अ, मोदी जी की सरकार, अब ये तो ओपन सीक्रेट है कि हम्म, असला जो है अंबानी और अडानी की फैक्ट्रियों के साथ इसराइल के जो मुआहदे हैं, उन मुआहदों के तहत यहाँ पर इस असला तैयार किया जा रहा है इसराइली मिलिट्री कंपनीज के लिए, और बड़ी बड़ी तादाद में वो असला भारत से भेजा जा रहा है। मुझे पिछले चंद महीने पहले कुछ ज़राए ने ये खबर दी थी कि भारत की बाकायदा फ़ौजी ये शिरकत भी इसराइल के साथ वहाँ मौजूद है। लेकिन उसका खंडन आया था, उसकी तरदीद आई थी और हमने भी उसकी तरदीद की थी। लेकिन जो ज़राए ये बात कह रहे हैं और बाइसरार कह रहे हैं, तो अब ये लग रहा है कि अनऑफिशियली कुछ ना कुछ लोग वहाँ पर ज़रूर लड़ रहे हैं इसराइल के बिहाफ पर भी, जो उनकी रिज़र्विस्ट आर्मी है उसके साथ मिलके। ये बहुत ही दर्दनाक सूरत-ए-हाल है। जो अपोज़िशन में पार्टियाँ हैं, कांग्रेस ने तो अपने प्रियंका गांधी के जो ट्वीट आए फ़लस्तीनियों के हक में, रो रो राहुल गांधी के भी आए, दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ के भी आए। जो जनता दल यू हलीफ है मोदी सरकार का, उसके लीडर केसी त्यागी तो मुस्तकिल इसराइल के खिलाफ और फ़लस्तीन के हक में बोलते रहे हैं। लेकिन इस वक़्त हुकूमत हिंद और हुकूमत मुल्क का जो सियासी माहौल है, इस माहौल में फ़लस्तीन को लेके कोई ज़्यादा तज़किरे नहीं हो रहे हैं। ये तज़किरे तो यहाँ की जो फ़लस्तीन की हिमायत याफ़्ता लॉबीज़ हैं, उनको ये तज़किरे बढ़ाने पड़ेंगे। इक्का-दुक्का बयानात आते रहते हैं, लेकिन इस वक़्त इस तहरीक की ज़रूरत है कि भारत की जानिब से जो असला अडानी-अंबानी बना के इसराइल को भेज रहे हैं, और जो लेबर, आपको याद हो 10,000 लेबर की भर्ती करके वहाँ भेजने की एक कोशिश की गई थी, कुछ लोग भेजे भी गए थे। ये सीधे-सीधे अमली ताउन है इसराइली जंग का। इसे रोकने के मुतालबात यहाँ शिद्दत से हुए हैं। यहाँ पर उस सिलसिले में कुछ कॉन्फ्रेंसेस भी मुनक़िद हुई हैं।
एहतजाज भी हुए हैं कि इन प्राइवेट कंपनियों को असला सप्लाई करने से रोका जाए। लेकिन मौजूदा मोदी सरकार उसने उस पे कोई ध्यान नहीं दिया है। अभी बेंजामिन नेतन्याहू से बात की है, तो कम से कम महमूद अब्बास साहब से भी वज़ीर आज़म को तो बात करनी चाहिए। जंगबंदी के लिए आप अगर रूस के सदर से भी आप बात कर रहे हैं। अभी आप यूक्रेन भी जा रहे हैं, आज शायद यूक्रेन में आज रहेंगे और उसके बाद आप वारसा जा रहे हैं। पोलैंड आप जाएँगे तो आप यूरोपियन यूनियन के ममालिक में जा रहे हैं। तो हमारी ये पॉलिसी जो फॉरेन पॉलिसी शिफ्ट है कि आप रूस से अगर आप पहले बात आई थी आपको याद होगा कि साहब मोदी जी रूस की जंग रुकवा देंगे। अब 3 साल हो गए तो रुकवा नहीं सके। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि भारत की डिप्लोमेसी, भारत के सफारतकार बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत समझदार हैं। वो अगर चाहेंगे तो अपने असर और रसूख का इस्तेमाल करके हमास की लीडरशिप से भी उन्हें बात करनी चाहिए, बात करनी पड़ेगी। अगर इस्राइल, अमेरिका और ये सारी फोर्सेस हमास की ही लीडरशिप से तो बात कर रही हैं जंगबंदी के लिए, किससे कर रही हैं? और हमास ही स्टेक होल्डर है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एज़ ए मैटर ऑफ पॉलिसी आज तक हमास को टेररिस्ट डिक्लेयर नहीं किया है और कर नहीं सकते। दुनिया में चंद यूरोपीय ममालिक के अलावा किसी ने हमास को टेररिस्ट डिक्लेयर नहीं किया है। तो अगर वो टेररिस्ट नहीं है और अगर तालिबान के साथ सरकारी सतह पर हमारा नेगोशिएशन चल सकता है, डायलॉग शुरू हो सकता है, जिसे एक ज़माना टेररिस्ट कहा करता था और आज वो सरकार में है, हम उससे डायलॉग कर रहे हैं, तालिबान को करना चाहिए। मुझे इसमें कोई बुराई दिखाई नहीं देती। इसी तरह हमास भी 2006 में मुंतखब एक ग्रुप है फ़लस्तीन का, पूरे फ़लस्तीन का, जिसने अक्सरियत के साथ हुकूमत बनाई थी और उसको सेट असाइड अमेरिका ने किया था, अवाम ने नहीं किया था। तो जिस मुल्क एक फ़लस्तीन है, उसमें अवामी मैंडेट हमास को हासिल है, तो हमास की लीडरशिप से भारत की लीडरशिप को एंगेज करना चाहिए, उनसे बातचीत करनी चाहिए और इस्राइल से जिस तरीके से हमारे वज़ीर आज़म बात कर रहे हैं, हमास की लीडरशिप से भी बात करें। मैं समझता हूँ अगर भारत की डिप्लोमेसी बहुत संजीदगी के साथ और ईमानदारी के साथ इन दोनों मुतहारिब ग्रुप से जो जंगजू ग्रुप हैं, इनसे बात करती है, तो वहाँ जंगबंदी के लिए राह हमवार करना रूस और यूक्रेन के मुकाबले भारत के लिए बहुत ज़्यादा आसान हो सकता है और इससे हमारे विश्व गुरु बनने की राह बहुत ज़्यादा आसान होगी और सारी दुनिया में इससे भारत का डंका बजेगा। सवाल बस ये है कि हम मज़हबी चश्मा उतार के, हिंदुत्व के चश्मे को उतार के एक तरफ रखें और इंसानियत का चश्मा लगा के अगर ये कोशिश करें तो भारत में सलाहियत है और इसका फ़ायदा भारत की फॉरेन पॉलिसी को ज़बरदस्त होगा। जी, आपने बहुत ही सही कहा कि हमास से भी राब्ता करना चाहिए और उससे बात करनी चाहिए। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि अब तक दुनिया भर से फिलिस्तीन के मामले में एक बेईमानी लगातार हुई है, जिसमें भारत भी शामिल है, जंग से पहले भी। चूंकि अमेरिका और इजराइल फिलिस्तीनी अथॉरिटी को फिलिस्तीन के नुमाइंदे के तौर पर प्रोजेक्ट करता था, जो खुद इजरायली एजेंट है, बार बार वो साबित हुआ है। तो कुछ बाहर से लोग फिलिस्तीन की हमदर्दी के नाम पर महमूद अब्बास के साथ तस्वीरें खिंचवा करके दुनिया को धोखा देते थे। असल नुमाइंदे जो हैं, जैसा कि आपने बताया कि वो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, खुद इस्माइल हानिया प्राइम मिनिस्टर थे उस सरकार के, तो उनसे बात करनी चाहिए, राब्ता उनसे करना चाहिए। ये मैं तो अक्सर कभी-कभी मुझसे लोग पूछते हैं कि अगर फिलिस्तीनियों को मदद करने के लिए कुछ दिया जाए तो कहाँ दिया जाए? तो मैंने यही कहा कि भाई फिलिस्तीनी अथॉरिटी की जो एम्बेसी है, वो तो खुद इजरायली एजेंट है। और पिछले दिनों एक वाकया हुआ जेनिन में, मैं अपने दर्शकों को याद दिला दूं, मैंने खबरों में भी शामिल किया था। जेनिन में हमास कोई एक कार्रवाई कर रहा था इजरायली फौज के खिलाफ, उसको उसकी भनक पता चल गई फिलिस्तीनी अथॉरिटी की सिक्योरिटी को और उन्होंने वक्त से पहले उन बमों को डिटोनेट कर दिया। हमला नहीं हो सका और उसकी हमास ने बड़ी मजम्मत की है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब। कोई खास और नतीजे के तौर पर अगर कुछ कह सकें जंग के बारे में, हालांकि आपने कहा कि अभी जंग बंदी होती नजर नहीं आ रही।
देखिए, जंग बंदी की सूरत ना होने की वजह से जो नुकसानात हैं, वो तो हो ही रहे हैं और उस पे हम सबके दिल रोते हैं। 1.5 लाख लोग वहाँ पर मुतासिर हुए हैं, 1 लाख के करीब ज़ख्मी हैं, 40,000 के करीब वहाँ पर शहादतें हो चुकी हैं और जो भी बहरान है, वो तो अब नाक़ाबिले बयान हद तक परेशान-कुन है। तो वो उसको देखते हुए लगता है कि कोई सूरत अमन की निकलनी चाहिए। लेकिन ये सूरत उस वक़्त तक नहीं निकलेगी, जब तक दुनिया ज़बानी जमा-ख़र्च से बाहर नहीं आती। तो मैं ये समझता हूँ कि भारत के बारे में जैसे कहा, जो दूसरे ममालिक ख़ास तौर पर जो पड़ोसी ममालिक हैं, उनके में एक अवामी दबाव बढ़ना चाहिए। हमारे मुल्क में भी और मुल्क के बाहर भी अवाम का अपनी सरकारों पर दबाव बढ़ाना चाहिए कि वो हमास की और फ़लस्तीन की अमली मदद को आगे बढ़ सके। ये सबसे ज़्यादा अहम है, चाहे ग़ज़ा हो या खुराक हो या जंगबंदी हो या हथियार हो या फ़ौज हो। हुँ, जिस सूरत भी मुमकिन है, वहाँ पर जो अरब ममालिक हैं और दीगर पड़ोसी ममालिक हैं, अफ़्रीकी ममालिक हैं, मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म मुल्क में हैं आज तक, हुँ, उनकी पॉलिसी बहुत वाज़ेह है फ़लस्तीन के सिलसिले में। उन्होंने यहाँ मुल्क की अक़लियतों के सिलसिले में भी सवालात खड़े किए हैं आज ही वज़ीर-ए-आज़म के साथ गुफ्तगू में। उनको फ़लस्तीन के सिलसिले में भी यहाँ अनवर इब्राहिम साहब को वज़ीर-ए-आज़म मोदी से बात करनी चाहिए और जो जो फ़ौजें भेजने की बात उन्होंने की थी, वो फ़ौजें अब भेजी जानी चाहिए। ये अब मज़ीद इंतज़ार का वक़्त नहीं है। मलेशिया हो, इंडोनेशिया हो, ईरान हो या अरब ममालिक हो, ये एक मुश्तरका आर्मी तैयार करें, जो हमास के साथ मिलके इसराइल से लड़ सके। जंगबंदी ये जो कोशिश अगले हफ्ते तक मेरा ख़्याल है नाकाम हो जाएगी। उसके बाद अगला स्टेप ये होना चाहिए कि ये तमाम ममालिक एक मुश्तरका फ़ौज, एक पीस कीपिंग फ़ोर्स, पहले भी मैंने कहा पीस कीपिंग फ़ोर्स बनाएँ और गज़ा में भेजें ताकि फ़लस्तीनियों की हिफ़ाज़त की जा सके। जी, बहुत ही अच्छा आपने एक तरह से मशवरा दिया है और अगर ऐसा हो सके तो वाक़ईन ज़रूरी है और अमन ज़ाहिर है, अमन तभी आ सकता है जब ज़ालिम का हाथ पकड़ के उसको रोका जा सके और उसके हाथ मज़बूत ना किए जाएँ। अफ़सोस की बात ये है कि यूएई, सऊदी अरब, जॉर्डन इनके रास्ते से बाकायदा सामान पहुँच रहा है, हथियारों समेत बाकी ज़रूरत की चीज़ें भी और ऐसी भी खबरें आती हैं कि तुर्की की तरफ से भी काफ़ी सामान पहुँचता रहा है, कभी वो रुकने की खबर आती है, कभी जाने की खबर आती है। लेकिन बहरहाल शक है कि वहाँ से भी इज़राइल को मदद पहुँच रही है। अगर ये रुक जाए और पीस कीपिंग फ़ोर्स किस्म की मुस्लिम मुल्कों की बने और फ़िलिस्तीनियों की हिफ़ाज़त की जा सके तो वो एक रास्ता है। बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब, आपने हमें वक़्त दिया। हम फिर से आपसे बात करेंगे और मैं दर्शकों से कहूँगा कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।